नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, हमने परिस्थितियां देखी हैं, किस तरीके से हालात रहे और फिर किन किन परिस्थितियों में, कितने विषम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें यहीं थमी नहीं है। एक तरफ इस देश में जो है धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का भाजपा संसद में स्वागत करवा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार छात्रों पर, युवाओं पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अब AK-47 पहले पैलेट गन चली दिल्ली में अंदर, राहुल गांधी ने दिखाया था किस तरीके से वो क्या कहर बरपाया गया है। और अब बिहार के अंदर छात्रों पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 चल रही है। वो दृश्य दिखा देता हूं मैं, दिखाइए जरा। सर, पहले पैलेट गन चली और अब AK-47 चल रही है। उधर राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, चिट्ठी लिख करके पूछा था अमित शाह से कि भाई साहब, ये जो किसके आदेश से जो है दिल्ली में ये बर्बरता हुई है, जरा बताइएगा। और तब तक जो है बिहार से भी ऐसे दृश्य आ गए। बिहार में तो मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही है। ये क्या खेल चल रहा है? असल में ये बर्बरता, ये क्रूरता क्यों हो रही है? एक के बाद एक छात्र इस तरीके से निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों इस कदर सरकार जो है दमन पर उतारू है कि वो छात्रों को केवल आंदोलन रोकना नहीं चाहती, उनको जान से ही मार देना चाहती? क्या वजह है आखिर इसकी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, विरोध को बर्दाश्त ना करने की एक मानसिकता होती है, और वो चाहे विरोध हो चाहे वो डाइसेंट हो, बात एक ही है। चाहे वो बातों का विरोध हो चाहे एक्शंस का विरोध हो। तो जब आप डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, जब आपके पास अपोजिशन स्पेस नहीं होती है, तो फिर आप इस तरह के कारनामों पर उतरते हैं। आमतौर पर ये सारा घटनाक्रम आपने देखा था कि ये राजनीतिक विमर्श में होता है कि आप किसी की सुनते नहीं, आप किसी का जवाब नहीं देते। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन तक वो सारी बीमारी पहुंच गई है, वो पुलिस और पैरामिलिट्री और जो भी आप जिसको कहिएगा, वहां तक ये चीज बीमारी नीचे तक जा रही है। उसका कारण मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। मेरी पैलेट गन को लेकर के भी, AK-47 का भी जो ये साइकोलॉजी है, इसको लेकर के बहुत डिटेल में बात हुई तमाम पुलिस अफसरों से। आपको पता है, बहुत पुराने साथी हैं, लंबे समय तक उनके साथ हमने भी कवरेज की है सारी चीज। तो ये एक मन स्थिति है जिसमें उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति सरकार का विरोध करे वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो विदेशी है, वो सोरोस फंडेड है। तो वो जो एक विमर्श चला 12 साल में, उसका कहीं ना कहीं ये प्रतिफल है जो आज आप देख रहे हैं। आज की तारीख में जो स्थिति है राम प्रकाश जी, वो इतनी भयावह है कि आप उसकी कल्पना मात्र से सीख जाएंगे। 20 तारीख को संसद भवन के बिल्कुल साथ में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से बच्चों के साथ किया गया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो पैलेट गन से लेकर के, इलेक्ट्रिक बैटल से, वो बैलेट से लेकर के, और लाठीचार्ज से लेकर के, बच्चियों के साथ ज्यादती से लेकर तमाम चीजें। आज हमने तो इस पर कल भी चर्चा की थी। एक्सप्रेस ने आज एक खबर छाप दी जिसमें पैलेट गन वाली बात, क्योंकि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने तो मना ही कर दिया था, उनके पास होती नहीं पैलेट गन। लगातार उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने वो जो पैलेट गन से घायल बच्चा था लोचन, उसको अपने घर बुला करके दिखाया कि देखिए ये लगी हुई इनकी आंख जाने वाली है। और आंख चली भी गई होगी, क्योंकि 1% चांस था कोई लंबी चौड़ी सर्जरी वगैरह होगी तो उस बच्चे। सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि पैलेट गन से 7 राउंड फायर किए गए और उनमें से 5 सड़कों पर मौजूद युवक युवतियों को लगे। सरकार में शामिल हर व्यक्ति को, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो शाह हो, चाहे उनका पूरा इकोसिस्टम हो, हर एक को ये पता है, पिछले सोमवार से ये पता है। लेकिन मोदी, शाह और दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर एक भी शब्द कहा गया हो, तो एक भी शब्द की बात कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने तो कह दिया कि हमने नहीं की। फिर किसने की? बच्चों के पास पैलेट गन थी क्या? इसे आप बेपरवाही कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, या क्रूरता कहेंगे? सवाल केवल इतना है। मोदी जी इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू हो गए, जैन जी को फ्रेंड कह रहे हैं। 20 जुलाई के संसद मार्च में पुलिस और RF के युवाओं के खिलाफ भीड़ नियंत्रण गाइडलाइंस की कैसे धज्जियां उड़ी, इस पर क्या मोदी जी ने किसी रील में कहा? वहां क्या क्या हुआ था जो मैंने कहा? पैलेट गन वहां यूज हुई, शॉक वेटन वहां यूज हुई, कील वाले डंडे वहां हुए, और तमाम घातक हथियार और बिना वर्दी के गुंडे भी वहां मौजूद थे। इनमें से किसी एक सवाल पर मोदी और शाह या उनके सिस्टम ने कोई जवाब दिया, या भाजपा ने कोई जवाब दिया? जवाब है ना। अब RAF कमांडर्स के साथ जो रिव्यू की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस,
उसमें जो है उनकी जो डीआईजी थी सीमा दुड़िया, वो मैंने पूरी स्टोरी भेज दी आपको, दिखा दीजिएगा धीरे धीरे दर्शकों एक को और चीज है कि सर, ये जो आतंकियों के तरीके से बच्चों को डील किया जा रहा है, आप डिफेंस कवर करते रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ठीक से जानते हैं। आरएएफ काम कैसे करती है, जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल उसी पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा। तो आरएएफ कमांडर्स के साथ जो रिव्यू की मीटिंग हुई, मैंने एक स्टोरी दी है द वायर की पूरी, उसमें जो उनकी डीआईजी है सीमा जुड़िया, उसने स्वीकार किया मीटिंग के अंदर, इंटरनल मीटिंग जो रिव्यू मीटिंग होती है ना किसी भी ऑपरेशन के बाद, सोमवार को ऑपरेशन हुआ, बुधवार को ये मीटिंग थी इंटरनल कमांडर्स की भी, जो फोर्स फील्ड के अंदर जो उनके साथ अधिकारी होते हैं, उसमें स्वीकार किया कि जैन जी के संसद मार्च के दौरान जो हथियार और तौर तरीके अपनाए गए, उनमें आरएफ के स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की गई। और ये बात मैं आपको याद दिला दूं सारे दर्शकों को भी, कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल को कंप्लीटली बैन कर चुका है। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूं। सवाल है कि आरएएफ का चीफ की वो जो मान रही है कमांडर कि क्राउड कंट्रोल गाइडलाइंस नहीं मानी गई, तो इनकी फोर्स को आदेश दे कौन रहा था? आरएएफ की चीफ तो वो है, और वो कह रही है कि वायलेशन हुआ। तो इनको गाइड कौन डायरेक्ट कर रहा? आदेश किसको थे? क्या ड्यूटी पर तैनात कमांडर्स कहीं और से आदेश ले रहे थे? ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन था जिसने पैलेट गन चलाने की परमिशन दी, या बिना परमिशन के ही पैलेट गन चला दी? संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए और क्राउड कंट्रोल गाइडलाइंस को मानवीय बनाना चाहिए, ताकि घातक हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित होना चाहिए। अब जो परिस्थिति जो आपने सवाल पूछा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आरएफ काम कैसे करती है, ये तमाम जो ये सीमा जी ने कहा, उससे पहले मेरी तमाम पैरामिलिट्री के अधिकारियों से बात हुई, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, ये बात बहुत ध्यान से सारे दर्शक सुन ले और जैन जी भी सुन ले, कि एसओपीज का कैसे दाल भुजिया बना दी गई। आरएएफ हमेशा टीमें बनाकर काम करती है, और दंगा रोधी ड्रिल भी टीमों के लिए ही होती है, इसलिए इसमें किसी के अकेले कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती। छोटी छोटी टीम्स होती हैं और वो सारे काम करती हैं। इसमें क्या गलत हुआ, ये मैंने पूछा उनसे स्पेसिफिकली, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं कोट कर रहा हूं उस अधिकारी को, और बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारियों में से एक है। उन्होंने कहा है, खास नैरेटिव की वजह से फोर्स के कई लोगों को यह लगने लगा है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज देश विरोधी है, और इसमें शामिल लोग अर्बन नक्सली हैं, अनकोट। कुछ पुलिस अफसरों ने आरएएफ की कुछ टीमों को जो ब्रीफिंग दी, क्योंकि आरएएफ तो बाहर से आई, पुलिस ने संबंध की, तो उनको ब्रीफिंग कौन देगा? दिल्ली पुलिस के अफसर देंगे। तो जो पुलिस अफसरों ने उनको ब्रीफिंग दी, उसका मकसद प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने का था, ताकि ये विरोध प्रदर्शनों से दूर रहें और भविष्य में भी ना आए यहाँ पर। उसके बाद तमाम जो जवानों से बात की गई, उनमें से दो का ये मानना था, जवानों ने ये कहा कि प्रदर्शनकारी देश के दुश्मन हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। जवान कह रहे हैं आरएएफ के ज्यादातर जवान, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो देखिएगा, आरएएफ के ज्यादातर जवान कश्मीर या नक्सल प्रभावित इलाकों में मुश्किल ड्यूटी करने के बाद आरएएफ में आए। उनकी सोच वैसी ही बन जाती है जिस एरिया से वो आए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और आरएएफ के कुछ अधिकारियों ने भी पार्टी वर्कर की तरह काम करना शुरू कर दिया, ये आपने देखा है लगातार। पुलिस में हो चाहे वो आरएएफ के हो, कोई भी चीज छुपी नहीं हुई। यहाँ तो जुडिशरी के भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो जब पूरे सिस्टम बर्बाद होता है, तो उसमें सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री या मिलिट्री या कोई भी नहीं बचता है। तो ऐसे लोग सीआरपीएफ में भी हैं। बेसिकली जो ये सीमा जी थी जिन्होंने ये रिव्यू मीटिंग ली, इनको अब स्नब मिल गया है टॉप लीडरशिप से सीआरपीएफ की, कि आप इंटरनल मीटिंग्स के बारे में बाहर ज्यादा बात मत करें। जो उनकी बात बाहर आ गई थी, जो उन्होंने मीटिंग में उनको धमकाया कि आपने एसओपीज का वायलेट किया है, तो उसके बाद उनको भी एक डिक्टाट आ गया है कि आप इस मामले में चुप रहिए। ये है आपका मोदी जी का विश्वगुरु भारत लोकतंत्र, जिसको आप लोकतंत्र बोलते हैं ना, लोकतंत्र तो कहते नहीं, लोकतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतंत्र का ही आपका लेटेस्ट उदाहरण है कि आरएएफ ने किस तरीके से पैलेट गन चलाई, और मोदी शाह ने इस बार आज तक मुंह नहीं खोला। कंप्लीटली चुप्पी है पूरे सिस्टम के अंदर। जो चीज यूएन ह्यूमन राइट से वो है, बैन है, उसको दिल्ली में राजधानी में क्राट प्लेस के आसपास यूज किया जा रहा है। ये इस देश की सच्चाई है। AK-47 वाले को तो सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या उससे काम चल जाएगा? AK-47 उसने अपनी मर्जी से चलाई। AK-47 को वहां तैनाती से लेकर के सारी चीजें, क्या वो सब वो अपनी मर्जी से पूरा काम हो रहा था वहां पर? इसके लिए क्या और कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या बिहार में जिसके पास भी गृह मंत्रालय है वो जिम्मेदार नहीं है? ठीक वैसे ही जैसे देश में जिसके पास गृह मंत्रालय है, जो गृह मंत्री है, वो जिम्मेदार नहीं है? क्या ये सीधी कार्रवाई गृह मंत्रियों पर नहीं होनी चाहिए इन दोनों मामलों में? नहीं राम प्रकाश जी, सवाल तो आप शुक्र मनाइए भगवान का कि वो श्रीमान जी जो फायर कर रहा है वो जो है बस्ट मोड पे है, कि सिंगल बस्ट फायर हुआ।
AK-47 की तो आपको कैपेसिटी पता है ना, अगर वो तो पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देती है भाई। ये तो शुक्र है, ये जो भी दुर्जन था, सज्जन तो आप इसको नहीं कह सकते, जो फायर कर रहा था। मैं तो आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं कि छात्र प्रदर्शन में असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल अधिकृत किसने किया? हु ऑथराइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस? सिपाही तो ऑथराइज नहीं कर सकता, somebody फ्रॉम द टॉप हैज ऑथराइज्ड इट। क्या ये हवाई फायरिंग थी या भीड़ पर निशाना साधा गया था? 3 लोगों को गोली लगी हुई है, याद रखिएगा, 3 लोगों को गोली लगी है। और हवाई फायरिंग नहीं, आपने साफ दिखाया टारगेटेड फायरिंग है। उस दिन कार्रवाई में कौन से नियम लागू थे और उस अधिकारी की निगरानी कौन कर रहा था? जैसा आपने कहा, सुपरवाइजरी अफसर कौन था और ऑर्डर किसने किया? हुआ द ड्यूटी मजिस्ट्रेट। भाई साहब, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस मोदी जी को और दिल्ली पुलिस शाह को रिपोर्ट करती है सीधी, पैरामिलिट्री किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। अमित शाह किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री 3 रील बना चुके हैं, अभी तक आपने एक शब्द नहीं सुना। तो आपको क्या लगता है कि राज्य का गृह मंत्री जवाब देगा? और आपके मीडिया की औकात है कि मोदी जी और शाह दिल्ली में बैठे हुए हैं और सवाल प्रियंका गांधी से ये पूछते हैं कि संसद क्यों नहीं चल रही? और जब अमित शाह आए तो उनसे पूछ रहे हैं कि आज तो धोती बड़ी झकास पहनी है, बंगाल की है या असम की? ये आपके मीडिया का हाल है। तो आपने कहा कि सवाल पूछेगा कौन? क्या आपको लगता है कि एक कांस्टेबल अपने विवेक से छात्र प्रदर्शन में जिंदा कारतूस लेकर जा सकता है? बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री को इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देना चाहिए? स्वतः स्फूर्त मीडिया से तो बात नहीं करेंगे, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी विचारधारा जो आरएसएस, जो इनकी एनजीओ है, उन्होंने देश के युवाओं के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा हुआ है। खुला युद्ध। भागवत का लेटेस्ट बयान देखा आपने कि वो किसी का नहीं सुनते, वो यानी कि जिम्मेदारी उनकी है। सोचते जाइएगा। अभी तो 2 दिन पहले तो क्या कह रहे थे कि उनसे डिस्कशन करने की जरूरत है, डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे किसी की सुनते नहीं। पहले दिल्ली में पैलेट गन चलाई गई, अब AK-47। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई न करने का वादा, क्या हुआ उसका? 3 दिन पहले समझौता किया था ना। क्या कह रहे थे उसमें कि बदले की कार्रवाई नहीं होगी। इस सरकार को आप कैसे अविश्वसनीय मानोगे? क्या ये विश्वसनीय सरकार है? क्या ये शासन सहन करने लायक है? जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने AK-47 से हमले की बात की, 30 मिनट के बाद बिहार सरकार की प्रतिक्रिया आती है और छात्रों पर गोली चलाने वाले कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इमेजिन, कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, हो गया उससे। उसको AK-47 ऑथराइज किसने की? उसने बिना पूछे फायर कर दिया क्या? फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? अगर बिहार में कार्रवाई करेंगे, सरकार मान लीजिए कह दे केंद्र की सरकार का इंटरफेयर हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की का इंटरफेयर हो जाए, तो कार्रवाई किस पर करें? गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी पे, और अगर सम्राट चौधरी पे कार्रवाई हो जाएगी तो क्या सम्राट चौधरी ये बात नहीं कहेंगे कि भैया अमित शाह पे क्यों नहीं कर रहा, वहां तो और बर्बरता से हुई है, लगातार विरोध हो रहा है अच्छा, ये जो मुद्दा मीडिया का आपने जिक्र किया, मीडिया सवाल पूछेगा नहीं, संसद जो है, संसद में सवाल पूछने जैसी स्थिति नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े होते हैं, जैसे ही खड़े होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वो तुरंत ही जो है हाउस एडजर्न करके चल दिया जाता है। उनके साथ लगातार यही हो रहा है। आज फिर खड़े हुए थे, कुछ कह रहे थे, वो भी सुनवा देता हूं दर्शकों को। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनवा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्लीज। सर, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Garge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me, that has been designed by our predecessor, Krishna Gandhi ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions. Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged with bullets
House is getting urgent to make against full note. Amit Shah is responsible. कहाँ होगी सर चर्चा? कैसे पूछा जाएगा सवाल? कैसे उठेगा ये मुद्दा? अमित शाह हो, अमित शाह ने उसमें क्या किया, क्या भूमिका रही गृह मंत्रालय की? गृह मंत्रालय ने इन बच्चों के साथ ये बर्बरता करवाई कि नहीं करवाई? अमित शाह का आदेश था या ये आदेश भी कहीं और से था? अगर अमित शाह ये खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने ये आदेश नहीं दिया था, तो फिर ये आदेश किसने दिया था? क्या ये आदेश भी डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से आ रहा था क्या? राम प्रकाश जी, ये शब्द निरपेक्षता की आखिरी सीढ़ी है। पहले आप किसी को बोलने के लिए खड़ा करो, जब वो बोले तो उसको संविधान बताओ। संसद का कोई भी ऐसा कानून हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो चेयर ने खुद कहा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन अगर हो तो उसमें ढील दी जा सकती है। तो क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है? देश के 20 युवा अपनी ही जान लेते हैं नीट एग्जाम के अंदर। उसके मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होते हैं, करोड़ों जैन जी खड़े उतर जाते हैं मैदान के अंदर। सरकार उनसे उनकी मांग मानती है, मंत्री को हटाती है, लेकिन उससे पहले जो पैलेट गन से लेकर के तमाम चीजें जो खड़गे साहब बता रहे थे, और जैसे ही डिस्कशन की मांग हो 267 में, तो चेयर ने मना करके, हाउस लीडर ऑपोजिशन बोल रहा है और हाउस को एडजर्न कर दिया गया बोलते बोलते। ये आपकी कर्टसी है, ये आपकी डिसेंसी है, ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। और बाहर का बाइट सुन लीजिएगा, वो क्या कहेंगे कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहे। 20 तारीख से लेके एक ही नैरेटिव, जितने आपके पोमेरिनी फजूले घूमते हैं, सब का एक ही नैरेटिव कि विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा, सरकार चर्चा करना चाहती है। शुक्रवार को आपने देखा हो क्या कह रहे थे वो श्रीमान जी, जो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू साहब, कि राहुल जी अपने सांसदों को कहिए कि चर्चा होने दे। तो खड़गे साहब तो चर्चा की बात कर रहे थे। कितना बड़ी हिपोक्रेसी है, कितना दोगलापन है, ये उसका आपने जीवंत उदाहरण दिखाया जो यहां पर हो रहा है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आप दिल्ली पुलिस ने पैलेट फायर किया या पैरामिलिट्री ने फायर किया, आरएएफ ने किया, सीआरपीएफ ने किया, दे ऑल रिपोर्ट टू होम मिनिस्टर। ठीक, होम मिनिस्टर कभी खुद जाके जवाब नहीं देता और जाके आदेश नहीं देता कि जाके फायरिंग कर दो। वो एक पॉलिसी तय होती है टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप की, जिसमें गृह मंत्री भी हो सकता है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हो सकता है, पैरामिलिट्री का अफसर भी हो सकता है, आरएएफ का भी कोई अधिकारी हो सकता है। उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी आएगी? उसकी जिम्मेदारी आएगी जिस मंत्री को वो जवाब दे, और वो मंत्री है श्रीमान गृह मंत्री। आप लिख करके रख लीजिए, आज मोदी जी के पास ऐसा कोई कारण, कोई प्रीटेक्स्ट ऐसा नहीं है कि वो अमित शाह को बचा पाए। अब ये डिपेंड करेगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठाता है। इस देश को पूरा लग रहा था, राजनाथ जी की स्टेटेड पॉलिसी थी कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान गए ना, और शब्द निरपेक्षता देखिए, आज धर्मेंद्र प्रधान को संसद में आने पर सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी तोप चला करके आए हैं वो, बड़ा युद्ध जीत के आए ना वो। 20 युवाओं की जान चली गई, खुद उन्होंने जान ले ली एक आदमी के नकारापन के कारण। इस देश में पैलेट गन चलवा दी, AK-47 चलवा दी, सैकड़ों बच्चों के सिर फूट गए, हड्डियां टूट गई, और उसके बाद वो श्रीमान मंत्री जब संसद में आता है तो परिसर के अंदर भाजपाई उसका स्वागत कर रहे। आप केवल इस बात का ये सोचिएगा कि कितनी बेशर्मी से वो धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या उपलब्धि थी उनकी, जरा बता देंगे मुझे एक बार? उन्हें छात्रों, उनके परिवारों के प्रति कोई हमदर्दी थी क्या? बीजेपी में सबसे ज्यादा संवेदनहीन लोग हैं। दिल्ली में बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकार चाहे कुछ भी दिखाते रहे, उसकी हकीकत क्या है वो मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, धर्मेंद्र प्रधान की कंस्टिट्यूएंसी की खबर भेजी, यहां पर सम्मानित हो रहा है वो, और उसकी कंस्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट है, मैंने पूरी स्टोरी भेजी है आपको। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि धर्मेंद्र प्रधान की लोकसभा सीट पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीजेपी के एक स्थानीय विधायक के पीएस ने सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट की, जिसे प्रधान पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। दिखा दीजिएगा रिपोर्ट, पता लग जाएगा। नंबर सबका आएगा राम प्रकाश जी। मोदी जी कैसे बचाएंगे, कैसे चर्चा नहीं होने देंगे, कब तक चर्चा नहीं होने देंगे? सवाल ये है। अल्टीमेटली जो राहुल गांधी ने आज सुबह कहा कि पहले पैलेट गन और AK-47, सिपाही को हटा करके आप जवाबदेही करना चाहते हैं। वेयर इज द डीजीपी, वेयर इज द होम मिनिस्टर? यू राइटली सेड, वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? होम मिनिस्टर का चार्ज चीफ मिनिस्टर के पास है। कहीं एक शब्द सुनने को मिलेगा आपको? इस देश के पोमेरियन मीडिया में कहीं सवाल सुनाई नहीं देगा। और आज तो कमाल हो गया, आज तो आपके माई लॉर्ड को भी देश में विरोध किया की जो है याद आ गई, उन्होंने भी आज कहा। तो ये सारी की सारी चीज देखते जाइए। अभी बहुत सारी चीजें नहीं होनी है देश के अंदर, जो कहते ना, अभी जो कह रहे थे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अगर ये घटनाक्रम रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है
तो राधा कृष्णन जी को बता देना चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डेफिनेशन क्या होती है। पूरी दुनिया के अंदर बद पिट रही है। मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, दिखा दीजिएगा जरा मोदी का डंका। अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी पब्लिश हुई। जिन अखबारों में मोदी जी छपने को 2 लाइन तरसते थे, उनमें मोदी जी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि कैसे जो युवा छात्र हैं उन्होंने उनको बैकफुट पर कंप्लीट ला दिया। और अब तो लंदन के अंदर जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण की जो कार्यकर्ता है ग्रेटा थंबर्ग, वो भी आज उसमें उतर आई प्रदर्शन पर। तो पूरे देश में जो दुनिया में मोदी जी ने घूम घूम के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करके अपनी जो इमेज बनाई थी, उसका सत्यानाश हो चुका है सब जगह, केवल एक ही सट के कारण, केवल इस निकम्मेपन, नकारापन, अहंकार के कारण, केवल इस दृष्टिहीनता के कारण, लैक ऑफ विजन के कारण आज वहां खड़े हुआ। ये जो जवाबदेही की बात हो रही है, जैसे कहा यह जाता है कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी विभाग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीजें पीएमओ के द्वारा गवर्न की जाती हैं। यही आरोप पिछले 12-13 साल से 12 साल से लग रहा है। सवाल मेरा ये सीधे तौर पे कि अगर, वैसे तो भाई ये कहा जाता है कि मोदी और शाह मंत्रालय चलाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाह साहब अपना गृह मंत्रालय जरूर चलाते होंगे। पीएमओ का कितना दखल है, कितना, मुझे नहीं पता। धर्मेंद्र प्रधान से जब इस्तीफे की मांग हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि देखिए केवल इससे काम नहीं चलेगा, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के कहे अनुसार ही सब कुछ चलता है। अमित शाह साहब अपना विभाग डायरेक्ट चलाते हैं। इस मामले में शाह साहब अगर सीधे जिम्मेदार हैं, तो फिर चर्चा कैसे करा ली जाए? अगर कांस्टेबल पे कार्रवाई नहीं होगी तो क्या अमित शाह पे कार्रवाई होगी? जैसे तैसे करके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अब क्या अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहता है ये देश? अगर इस बात के लिए कि पैलेट गन अमित शाह साहब ने चलवा दिया, तो 750 किसानों की जब शहादत हुई तो क्या उस समय इस्तीफे नहीं हो जाने चाहिए थे? इस देश में तमाम अलग अलग आंदोलन ऐसे हुए जहां पर जाने गई, क्या उन सबका जिम्मेदार किसी को माना गया आज तक? और अगर आज तक की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं मानी, तो अब क्यों मानेगी? क्यों सरकार मान ले कि अमित शाह के कहने पर पैलेट गन चले? क्यों सरकार मान ले कि सम्राट चौधरी के कहने पर AK-47 फायर की गई? राम प्रकाश जी, ना तो सरकार ने पहले कभी जिम्मेदारी और जवाबदेही मांगी, ना अब मांग रही है। अगर आपको ये है तो हम सब की गलतफहमी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विशुद्ध तौर पर दबाव में लिया गया है। जैन जी का जो आंदोलन था, वो करोड़ों युवा जो सड़कों पे थे, इनको ये समझ में आ गया था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरी होने वाली है। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, जो तमाम देशों में हो चुका है। और दिल्ली में जिस तरीके से बच्चे इकट्ठे हुए थे, इनके दिमाग पर वो भूत था, मान करके चलिए। इसलिए हमने सारा क्रेडिट भी उन यूथ को दिया, उस जैन जी को दिया, जिन्होंने इस सरकार को झुका के दिखाया। आपको क्या लगता है कि सरकार ने अपने मन से माना है? गलती स्वीकार की है? कतई नहीं की है। और उसका उदाहरण है ये पिक्चर से धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया जा रहा है संसद के परिसर में। बहुत बड़ी तोप चला के आए हैं वो, यूएन के अंदर भारत को परमानेंट मेंबरशिप दिला के आए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। उस टाइप का स्वागत हो रहा था। तो आपको देखना ये पड़ेगा, ना तो पहले मर्जी से कभी दिया गया और ना मर्जी से अब देंगे और भविष्य में भी देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जूते और प्याज वाले लोग दोनों काम करेंगे, प्रोवाइडेड विपक्ष अपनी जगह पर मजबूत रहे और युवा जिस तरीके से एकजुट है। जिस तरीके से आज आपने देखा दिल्ली पुलिस जो है, किस तरीके से प्रधानमंत्री पे जो युवाओं की टिप्पणी है, उनको सोशल मीडिया से हटवाने के लिए दबाव बना रही है, केसेस दर्ज करने की बात चल रही है। और युवाओं में उसके अंदर बहुत जबरदस्त बैकलैश है कि तुम कैसे हटवा सकते हो। कौन सा कानून है जिसके तहत इस तरह की टिप्पणियां हटवा सकती है पुलिस? कौन सा कानून है? मुझे कानून की धारा बता दीजिए। प्रधानमंत्री है, कोई देवता नहीं है। डेमोक्रेसी इस देश के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हम भी बदतमीजी या अपशब्दों के पक्ष में नहीं, लेकिन ये सब करके आप जैन जी को दोबारा से चिढ़ा रहे हो और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं। आपने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी कौन? ये एक वक्त का खेल होता है राम प्रकाश। अभी केवल धर्मेंद्र प्रधान गया है और वो जैन जी के दबाव में गया है। अगला निशाना 100% अमित शाह है। उसके बाद देखिएगा पीयूष गोयल। एक बार ट्रेड एग्रीमेंट हो लेने दीजिए अमेरिका के साथ। उसके बाद कृषि का जो सत्यानाश होगा उस ट्रेड एग्रीमेंट में, अगला नंबर शिवराज चौहान का। फिर आपका E20 वाला वो श्रीमान जी गडकरी, अपना काम छोड़ के जो सारे काम कर रहा है, उसका नंबर आएगा। उसके बाद जयशंकर का नंबर आएगा, जो पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम के भारत की फजीयत कराई है उसने। इनमें से नंबर सब क्या आएंगे? इनको ढूंढते रह जाएंगे आप। और अल्टीमेटली जो मोदी जी ने 12 साल में जो अपनी इमेज क्राफ्ट की थी मार्केटिंग के जरिए, पॉमेरियंस के जरिए, और वो आज वो जो पूरी की पूरी इमेज है वो तार तार कर दी इस जैन जी ने।
जो काम ना किसान कर पाए ना कोई और कर पाया, वो इन्होंने करके दिखा दी। और ये सरकार कंप्लीटली बैकफुट पे है। केवल अमित शाह की मत सोचिए, केवल ये खैर ना ये कि बकरे की मां खैर कब तक मनाएगी और किस किस की मनाएगी। अमित शाह कैसे भाग लेंगे इससे? चर्चा ना होकर के क्या मैसेज आएगा दुनिया में? आपके यहां तो कोई खबर छपनी नहीं है, वो तो तय मानिए। पूरे विदेशी मीडिया ने इस पूरे आंदोलन को कैसे कवर किया आपने तो देखा है, हमने तो तमाम डिस्कशंस किए इसके ऊपर। कोई ऐसा अखबार दुनिया का है बड़ा जिसने इस खबर को कवर ना किया? इंडिपेंडेंट से लेके वाशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क से लेकर के दुनिया का कोई अखबार बताइए। अल जजीरा ने 4-4 मिनट के वो दिखाए इस नोटिस को। तो क्या इज्जत बची है आपकी? आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स यही थे क्या? किसने किया ये? भारत में पैलेट गन्स हो रही है कैपिटल में, कितनी बड़ी बड़ी खबर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में। कौन जवाब देगा इसका? यहां मत दो। आपने देखा ना यूएन के अंदर भी सवाल उठा, वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठा। तो यहां मत उठाइए सवाल, या पूछते रहिए आज धोती कौन सी पहनी है, बंगाल की है या असम की है। ये इस मीडिया का हाल है, इस देश के जिसको आप मीडिया कहते हो। ये वो जो अक्षय कुमार कह रहा था कि चूस के खाते हो आम या काट के, ये उससे भी खराब पल था। ये विपक्ष से पूछ रहे हो संसद क्यों नहीं चल रही, और गृह मंत्री को उनकी धोती का वो बता रहे हैं आप नया लुक। तो ये इस देश का है, इस देश की जेनजी को देख लेना चाहिए। सवाल यहाँ नहीं पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे, ये जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। आप सदन से भागेंगे, सड़क से भागेंगे, सवाल ये कि भागेंगे कहाँ और भागेंगे कब तक? आज नहीं तो कल उसकी शुरुआत हो गई है, सारे लोग एक एक करके जद में आएंगे। मुझे लगता है बचाने से बेहतर है कि आप सही तरीके से कार्रवाई करिए, सही तरीके से सरकार चलाइए, शायद आपके पास मौके और हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिशाएं बदलने में शायद बहुत समय लगता नहीं है, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने बहुत घमंड के साथ ये बात कही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। शुरुआत हो गई है, देखिए सिलसिला कहाँ तक जाता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।